Hello students, today in this class we discuss about merit and limitation of company. In previous class we discussed about company. हमने उसका फीचर्स भी देखा कंपनी का कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कौन से एक्ट में होता है, न्यू एक्ट है 2013 हमने डिस्कस किया इस सब बातों के बारे में। तो आज की क्लास में हम मेरिट एंड लिमिटेशन की बात करेंगे कंपनी की, कि जो हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उसका क्या मेरिट्स है और क्या इसका लिमिटेशंस है। तो हम इसको स्लाइड के थ्रू समझेंगे, साथ में अपने नोट्स भी बनाएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम कर रहे हैं मेरिट ऑफ कंपनी। तो पहले हम मेरिट की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे, लिमिटेड लायबिलिटी। आपको पता है कि कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो शेयर होल्डर या जो भी मेंबर होते हैं कंपनी के, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स जो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहाँ तक उसका लिमिटेशन रहता है, उससे ज़्यादा हम पैसा उससे नहीं मंगवा सकते, अगर लॉस हो भी जाता है तो भी। ठीक है, तो इससे देखिएगा द पब्लिक में बी इंक्रीज, इससे पब्लिक को क्या होगा, फ़ायदा होगा। पब्लिक मीन्स इन्वेस्टर, टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ कंपनी बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि अगर एक सिंपल मैन है कोई, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मीन्स अगर कंपनी को लॉस होगा तो तुम्हारी पर्सनल एसेट्स इसके लिए लायबल होगी, तो वो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्ट करने से हेजिटेटेड करेगा। ठीक है ना, उसको एजिटेशन होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हो सकता है बाय चांस किसी कंपनी में लॉस की वजह से उसकी पर्सनल एसेट्स लायबल हो जाए। लेकिन अगर उसको ये बोल दिया जाए कि आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, मींस कंपनी के जो अफेयर्स है, प्रॉफिट होने से आपको बेनिफिट मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो आपकी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये सारी बातें उस इन्वेस्टर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगा कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी, तो हम इसका लिख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो आप लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात लिखिए, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी हमारा फीचर्स में भी आता है। ये लायबल कहाँ तक होते हैं, शेयर होल्डर, तो लिख लीजिए शेयर होल्डर आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ किसका, द अमाउंट ऑफ अनपेड। ठीक है, ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, जो उसने शेयर हेल्ड कर रखे हैं उस पर जो अनपेड अमाउंट है उसी के लिए लायबल होगा, बाकी के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट, आप ये बात भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अपने नोट्स में कि पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल या नॉट लायबल फॉर एनी डेट या एनी लॉस ऑफ कंपनी। ओके, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या है, एक लिमिटेड लायबिलिटी एक बेनिफिट है, एक मेरिट है ये, जिसको एक शेयर होल्डर इंजॉय करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेरिट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है, पहले तो इसको समझिए। दो कंपनी होती है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। आज की क्लास के लिए जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में हम शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में हम शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शेयर क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। मीन्स मिस्टर ए है,
इसने किसी कंपनी में 1000 शेयर इन्वेस्ट किया, मैं शेयर परचेज किया इसने 10 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर इसको लग रहा है कि कंपनी लॉस में जा रही है या उसको कहीं पैसे की इमरजेंसी है, तो ये क्या करता है, ये उसको मार्केट में इसको सेल कर सकता है, इन 1000 शेयर को मार्केट में सेल कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, उसको ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी किस में होती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी में होती है, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या एक मेरिट है कि हमें जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम अपने शेयर को मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में जो हमारे डेट होते हैं, लोन होते हैं, ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन को लोन दे रखा है तो हम उसमें इतना इजी रिकवर नहीं करवा सकते पैसा जितना हम कंपनी के शेयर को सेल करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा स्लाइड पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होल्डर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। देखो पहले इसके पास शेयर थे, मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसके पास शेयर थे, इसने क्या किया, इसके पास पैसों की ज़रूरत थी, इसने मिस्टर बी को बेच दिया, तो ये बी के पास चला गया, इसने क्या कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया, अपनी जो ज़रूरत थी उसको पूरी कर ली। कुछ दिन बाद में इसके पास फिर पैसे आ गए, ये फिर मार्केट में जाता है और इसने इसको सेल कर दिया। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ये कौन सी कंपनी में पॉसिबल है, सिर्फ पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है, प्राइवेट कंपनी में सब पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखिए, प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल नहीं है, लिख लीजिएगा साथ साथ। द इन्वेस्टर आर अट्रैक्टेड टू परचेज द शेयर ऑफ कंपनी, उसमें अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टर, क्यों, एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत महसूस होगी हम इसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें फिर वो ज़्यादा एजिटेशन नहीं करेंगे जो इन्वेस्टर हैं, वो अगर उसको लग रहा है कि 2 महीने के पास हमारे पास पैसा सरप्लस है तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, और 2 महीने बाद में उसको लग रहा है कि अब हमें पैसे की ज़रूरत है तो उसको सेल करके वापस पैसा कन्वर्ट कर लेगा, तो और बीच में कमीशन भी कमा लेगा, अपना प्रॉफिट वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वैल्यू में जो थोड़ा इन्फ्लेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये मेरिट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है ना, मीन्स कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेंबर्स का, मेंबर में कम, मेंबर में गो आउट, ठीक है ना, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, हमने ये डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, तो वही आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस में, ए कंपनी विल कंटिन्यू, कंपनी कंटिन्यू रहेगी एग्जिस्ट में, इवन इफ़ ऑल मेंबर डाई, चाहे सारे मेंबर एक्सपायर हो जाए तो भी कंपनी रहेगी, क्योंकि कंपनी क्लोज नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो क्रिएट होता है वो लॉ के थ्रू होता है, और इसका जो एंड या वाइंडिंग अप होता है वो भी लॉ के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। लिक्विडेट मीन्स वाइंडिंग अप होना, लिक्विडेटेड मीन्स उसको बंद करने की जो प्रोसेस होती है उसको लिक्विडेशन बोलते हैं हम। तो कंपनी एक्ट के रूल के प्रोविजन के थ्रू इसको एंड किया जा सकता है। सभी मेंबर का अगर एक्सपायर हो जाता है तो भी कंपनी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंपनी एंड शेयर होल्डर बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में केस स्टडी आ जाती है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसमें मेंबर की मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो सारे मेंबर एक्सपायर हो गए, तो बताओ कंपनी हमारी क्लोज होगी? कंपनी क्लोज नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा उसका मेन फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मीन्स वो कंटिन्यू रहेगी इवन ऑल मेंबर डाई, ठीक है। चाहे सारे मेंबर एक्सपायर हो जाएं तो भी कंपनी हमारी रहेगी। तो इस बात पे मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाए। एग्जाम में बहुत बार चांसेस रहते हैं इसमें क्वेश्चन आने के, और आते भी है, ठीक है। क्यों, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काम का पॉइंट। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, ग्रोथ करना। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो तो यहाँ पे कंपनी में ज़्यादा स्कोप रहता है अदर देन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम टाइप पढ़ेंगे, तो पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। अभी तक हमने जितने भी 4 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है मेंबर की हर जगह। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं थी, लेकिन पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, और जिसकी वजह से कंपनियाँ अपने बिजनेस को ईजिली वेब में एक्सपेंशन कर सकती है। तो इसमें देखिएगा, थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर ए कंपनी कैन एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है इकट्ठा किया हुआ, जो उसके पास जमा है ऑलरेडी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हैंस इट हैज़ ए ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। तो वो इजीली उसको एक्सपेंशन कर सकती है, उसके पास एक अच्छा स्कोप है एक्सपेंशन करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरिट देखिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता। उसका रीज़न एक तो डेमोक्रेटिक वे में होता है, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, उसके थ्रू वो इलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड की, पैसा नहीं होता वहाँ पे। और अगर हमें प्रोफेशनलिज्म अपने बिजनेस में करना है तो हमें कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना होगा, और एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए उसके बदले में उसको सैलरी देना होगा। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में पैसा होता है हमारे पास बहुत सारा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास शेयर होल्डर लार्ज नंबर में होते हैं। सो वी अपॉइंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है ना, हम एक्सपर्ट को वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय द सैलरी मैनेजर, ठीक है ना। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो कुछ क्वालिफाई हो, कुछ इफिशिएंट नॉलेज रखते हो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और कुछ सैलरीड मैनेजर भी रखते हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस हिसाब से कंपनी में क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जिससे कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बेटर वे में रन होए। ठीक है, तो ये आपकी हो चुकी है मेरिट। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। तो लिमिटेशन और डीमेरिट ऑफ कंपनी देखिएगा, स्लाइड के थ्रू हम इसको भी पढ़ते हैं। फर्स्ट, डीमेरिट ऑफ कंपनी इज डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपने ये डिस्कस किया था कंपनी की फीचर्स के टाइम में। कॉम्प्लिकेटेड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, ग्रेट इफोर्ट, ग्रेट टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कि इसमें आपको हिंट मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर टाइम चाहिए, ठीक है, इफोर्ट्स चाहिए, आपके पास नॉलेज होने चाहिए थोड़ा बहुत लीगल रिक्वायरमेंट का, एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, ठीक है ना। तो इन सभी जितने भी रिक्वायरमेंट है उन सभी का हमें पता होना चाहिए, मीन्स हम लीगली साउंड होना चाहिए, तभी हम एक कंपनी को अच्छे से फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमें कुछ लीगली पता नहीं है तो कंपनी की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि और इसमें वैसे भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब भी आप कंपनी का फॉर्मेशन करो, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारा इसमें नॉलेज मांगती है। तो ये हमारा फर्स्ट डिमेरिट हो गया, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं है, वो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब आपको पता है कि सीक्रेसी कंपनी में नहीं रहता, कंपनी को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी पे फॉलो होते हैं।
तो उनको टाइम टू टाइम अपने अकाउंट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह वो पब्लिश करनी पड़ती है पब्लिक को, ठीक है। पब्लिक के सामने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है थ्रू अकाउंट्स, थ्रू रिपोर्ट्स। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हो गया, सेबी हो गया, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सामने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो उसका जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पब्लिकली ओपन रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उसमें सीक्रेसी बहुत कम रहती है। अब देखिए ईच पब्लिक कंपनी, हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे जब इसका मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे, तो प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करेंगे। ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट एंड रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये भी एक ऑफिस होता है जहाँ हम रजिस्टर करवाते हैं अपनी कंपनी को, ऑफिस होता है ये, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आप इसमें सेबी भी लिख सकते हो, सेबी में भी उसको कराना पड़ता है, ठीक है ना, एंड लगा लो यहाँ पे। सेबी जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम सेबी को। तो इससे भी क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि हैंस देयर इज़ नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है ना। इवन जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसको तो अपने डाटा है वो 3 मंथ से पब्लिश करने होते हैं, 3 मंथ की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है उसको, हर क्वार्टर वाइज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट उसको पब्लिश करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर है जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये कुछ अच्छे न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर है। आप इनको देखोगे तो इसमें कई बार अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट आती है, P&L आता है क्वार्टर वाइज, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम सबको पता रहता है उस कंपनी में क्या हो रहा है, उस कंपनी के अकाउंट क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ता है, लीगली रिक्वायरमेंट को। ओके, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, इम्पर्सनल टाइप का होता है, मीन्स आपका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं रहता। आपको पता है कि यहाँ पे तो ओनर और जो मैनेजर होते हैं उनके बीच में बहुत सारी दूरियां होती है, क्योंकि दोनों एक सेपरेट पार्ट होते हैं। द लार्ज साइज ऑफ कंपनी मेक इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि साइज कंपनी का क्या बहुत बड़ा होता है। विद द एम्प्लॉय कस्टमर क्रेडिटर, हमारे कौन कौन से कस्टमर है, कौन कौन से एम्प्लॉई है, ठीक है, कौन कौन से क्रेडिटर है, उससे डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता, ठीक है ना। ओनर का नहीं हो पाता, क्योंकि रियल में ओनर जो होते हैं वो कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट एक इनडायरेक्ट वे के थ्रू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं होता बिटवीन द एम्प्लॉय, कस्टमर, क्रेडिटर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये भी हमारे क्या एक डीमेरिट है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस के, अच्छे बिजनेस के लिए पर्सनल जो कनेक्शन होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट डीमेरिट इज न्यूमेरियस रेगुलेशंस। ये आपको पता है कि बहुत सारी दुनिया जान की उसमें रेगुलेशंस होता है, फॉर्मेलिटीज होते हैं, ठीक है, वो भी टाइम टू टाइम सबमिट करना पड़ता है हमें। तो इससे क्या होता है, इससे अगर बाई चांस हमें कुछ पता नहीं है कोई लॉ के बारे में, और अगर हमने कोई सबमिट नहीं किया या कोई गलत सबमिट हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे लिए डीमेरिट है एक, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो कि देयर आर वेरियस लीगल प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइक कंपलसरी ऑडिट, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, स्टेचुरी मीटिंग्स, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार, सेबी के रूल। देखो सेबी आ गया यहाँ पे, सेबी के रूल उन्हीं पे लगते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेबी सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है। तो उनके भी बहुत सारी रिपोर्ट भेजी मंगाते हैं, वो मंथ वाइज रिपोर्ट जाती है उसकी भी, ठीक है, क्वार्टर वाइज उसके अकाउंट्स जाते हैं। तो ये बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, रिक्वायरमेंट है, इनको फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमारे जो
जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पर्सन का सारा माइंड भी इसी साइड रहता है, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता ढंग से, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो, ठीक है ना। इसलिए अभी हमने पढ़ा था कि उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट की, कि कौन कौन से रूल्स हमारे यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाले हैं, ताकि वो उसको अच्छे से कंप्लाई कर सके, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग में डिले होती है, कैसे होती है देखिएगा, मैंने शॉर्टकट यहाँ लिखा है, ड्यू टू गेट कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। अब आपको पता है कि हर पर्सन का एक सेपरेट एटीट्यूड होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जब अलग अलग एटीट्यूड होगा तो उसका जो ओपिनियन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाती है, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होती, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें जितने भी प्रपोजल्स होते हैं सारे को अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और अप्रूवल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे क्या होगा, डिले होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखा रहा हूँ, आपको लिखते जाइए आप साथ साथ। लिखिए कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल, as well as approval of various proposal। may cause delay not only in taking decisions, ये सिर्फ डिसीजंस पे नहीं होता, not only in taking decisions but also in acting upon them। इनके ऊपर काम करने में भी क्या होता है, डिले हो जाता है। अगर हमने डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेने का तब तक कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि सबका सेपरेट एटीट्यूड होता है। तो ये एक हमारे लिए डीमेरिट है कंपनी की। ओलिगार्की मैनेजमेंट मीन्स होता है कि कुछ लोग होते हैं वही रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। रूल कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस रूल को ब्रेक करते हैं, बाकी इंजॉय करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ओलिगार्ची मीन्स रूल बाय फ्यू। पहले इसको स्लाइड को पढ़ी, फिर मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ इसको। द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल्स, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि कंट्रोल होता है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। हु मे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं कई बार, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस हिसाब से इसमें ओलिगार्की मैनेजमेंट होता है। आपको पता है कि शेयर होल्डर होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है, काफ़ी लार्ज नंबर में शेयर होल्डर होते हैं। वो कंपनी का मैनेज, ये कंपनी है, वो कंपनी का जो डे टू डे फेयर है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ना वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट वे के थ्रू वो उसका मैनेज करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग कमेटी भी बोल दो। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, इसको इलेक्ट करते हैं अपनी मीटिंग में, हमने पढ़ा था। और ये क्या करता है, फिर इसको कंपनी को मैनेज करते हैं, या कंट्रोल लिख दो, ठीक है। अब आप ये बताइए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या ये शेयर होल्डर इनको चेक करने आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि ये कंपनी में काम कैसा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे होती है, मीटिंग होती है, एजीएम होती है, ईजीएम होती है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एजेंडा के रिगार्डिंग होती है।
जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वर्क करता है उसमें शेयर होल्डर का कोई इंटरफेयर नहीं रहता। तो कई बार क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को मिसयूज़ कर देते हैं, ठीक है। वो अपना फ़ायदा सोचते हैं कई बार, उसमें जो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है उसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने मैनेजमेंट को ओलिगार्किक वे में चलाते हैं, ठीक है ना। वो इसको ओलिगार्किक वे में रन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शेयर होल्डर तो यहाँ आएंगे नहीं, ठीक है। तो कई बार वो डिसीजंस गलत ले लेते हैं जो शेयर होल्डर के लिए नुकसान दे देता है, ठीक है। तो डीमेरिट है कंपनी की, क्योंकि कंपनी में दोनों का सेपरेट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं मैनेज करने वाले, और पैसे इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर अलग होते हैं, ठीक है ना। तो फिर शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जब इस तरह का काम होता है। तो फिर शेयर होल्डर क्या करेगा, या तो कंपनी को एग्जिट कर देगा और अपने शेयर को सेल कर देगा, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट है, बहुत बड़ी डीमेरिट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट डीमेरिट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट तो होने के चांसेस रहते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर तो आप देख रहे हो दो पार्टी होती है, पैसा इन्वेस्ट करने वाली अलग पार्टी होती है, मैनेज करने वाली अलग पार्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए तो चांसेस होने ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर में एडवर्सली इफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ कंपनी। दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है उनके लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट कहता है मेरे हिसाब से चलेंगे, शेयर होल्डर कहता है नहीं ऐसे चलिएगा। तो इससे क्या होता है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अल्टीमेटली हमारी जो कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कंपनी की प्रोग्रेस पे। तो ये एक डीमेरिट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस हिसाब से आज की क्लास में आपकी मेरिट और डीमेरिट दोनों टॉपिक कवर हो चुका है। मेरिट में हमने पढ़ा, डीमेरिट हमने पढ़ी कि कंपनी के क्या क्या मेरिट है, क्या क्या डीमेरिट है। अगर आप इनको देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो फीचर से ही हमने पिक किए हैं मोस्टली। तो और अगर आप फीचर्स को याद कर लोगे तो आपका मीनिंग याद हो जाएगा। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे टॉपिक याद कीजिए जिसमें आपको एक टॉपिक याद करने से 2-3 टॉपिक एक साथ उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। स्मार्टली काम करना, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वे में काम करना है और अच्छे ना मार्क्स लेके आने हैं। नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, मार्क्स से एक आधे काम आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती, मार्क्स से कोई ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन नॉलेज से चलती है और ये श्योर भी है, ठीक है।